आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिद्दीपेट जिले के 4 मंडलों के तहसीलदारों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक की योजना के लाभार्थियों को तुरंत चेक वितरित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति के शरद की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान आया, जो पूर्व मंत्री टी हरीश राव की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। राव ने आरोप लगाया कि अधिकारी वन मंत्री कोंडा सुरेखा के प्रभाव में चेक वितरण में देरी कर रहे हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि चेक महीने के अंत तक समाप्त हो सकते हैं। राज्य के वकील ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि चेक 1 महीने तक वैध रहते हैं। न्यायाधीश ने लाभार्थियों को बिना देरी के उनकी धनराशि प्राप्त करने के लिए समय पर वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया। किसानों को ऋण माफी के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए स्व घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता के इर्द गिर्द केंद्रित विवाद को उजागर करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज इसे अपमानजनक अनुभव बताया। किसानों के लिए स्व घोषणा प्रस्तुत करने की नई आवश्यकता ने आक्रोश पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अपमानजनक है। उन्होंने इसे स्व घोषणा नाटक करार दिया, जो ऋण माफी के वादों को पूरा करने से बचने के उद्देश्य से एक चाल है। कोठागुडेम की एक बुजुर्ग महिला से इसी तरह की परिस्थितियों में अपनी पेंशन चुकाने के लिए कहा गया था। इस प्रकरण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। केटीआर रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर किसानों पर संदेह करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में सरकार के ऋण माफी के वादे झूठे प्रचार थे, जिसमें राहत मांगने वालों किसानों के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई किसानों के भरोसे के साथ विश्वासघात है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अपने गांव में किसानों की दुर्दशा को उजागर करते हुए उन्होंने एक यूट्यूब का वीडियो पोस्ट किया, जो कि वायरल हो गया है। वीडियो में 1 दर्जन से अधिक किसान अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई ऋण माफी नहीं मिली है। राशन कार्ड और आधार कार्ड प्रविष्टियों में विसंगतियों के कारण कई किसान ऋण राहत से वंचित रह गए हैं। कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर महबूबनगर नगर पालिका ने आज आदर्श नगर कृष्णयापल्ली में 75 से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया। निवासियों का आरोप है कि तोड़फोड़ से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। पीड़ितों ने रोते हुए कहा कि उन्होंने हम पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें पट्टे दिए थे और अब उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने महबूबनगर जिले में 75 गरीब परिवारों के घरों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार की आलोचना की है। बीआरएस ने दावा किया कि नगरपालिका अधिकारियों ने बिना किसी चेतावनी के आधी रात में तोड़फोड़ की, जिससे बच्चों सहित कई परिवार संकट में पड़ गए। एक्स पर पोस्ट में बीआरएस ने लिखा है कि तेलंगाना में बुलडोजर का राज है। रेवंत सरकार गरीबों का घोंसला उजाड़ रही है। पालमुरू में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा हाइड्रा शैली में तोड़फोड़ हुई। नगर निगम अधिकारियों ने आधी रात को 2 बजे बिना किसी नोटिस के महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कृष्णपल्ली के पास आदर्श नगर में 75 गरीबों के घर तोड़ दिए। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच अधिकारी अचानक बुलडोजर ले आए और गरीबों के सोते समय ही बाहर से मकान की दीवारें गिरा दी। बीआरएस ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने पहले सरकारी निर्देशों का पालन किए बिना अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता ने आज एरावल्ली में अपने पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। जेल से छूटने के बाद कविता की केसीआर से यह पहली मुलाकात थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर कथित अकाबारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद वह मंगलवार को तिहाड़ जेल से बाहर आई। कविता ने बुधवार को कहा कि इतिहास ने बार बार साबित किया है कि सत्य की जीत होगी। मेरे मामले में भी इतिहास ने खुद को दोहराया है। सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी और हम राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ना जारी रखेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे और लड़ेंगे। भारत हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने मामले में बिल्कुल साफ सुथरी बनकर सामने आऊंगी। बुधवार रात को एक प्रेमी ने कथित तौर पर गच्चीबौली में एक महिला पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
महिला को बचाने की कोशिश करने वाले 3 अन्य लोगों पर भी उस व्यक्ति ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ब्यूटिशियन महिला के साथ राकेश नाम के व्यक्ति का रिश्ता था। बुधवार रात को दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गया और बातचीत के बहाने वह महिला के गच्चीबौली स्थित घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। महिला को बचाने की कोशिश करने वाले कुछ स्थानीय लोगों पर भी राकेश ने हमला कर दिया। वह व्यक्ति मौके से भाग निकला और बाद में मोइनाबाद पहुंचा। फिर वह बिजली के खंभे पर चढ़ गया और बिजली के तारों को पकड़ लिया। उसे करंट लग गया और वह जमीन पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नई एजेंसी हाइड्रा ने निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में एक नई पंख दे दी है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो अब तक उनका समर्थन कर रही है, उसने भी रेवंत रेड्डी की कार्रवाई की खुलेआम तौर पर निंदा की है, क्योंकि हाइड्रा की नज़र कथित तौर पर AIMIM के फ्लोर लीडर माने जाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा बनाए गए कॉलेज पर है। पिछले कुछ दिनों में AIMIM चंद्रयान गुट्टा विधायक अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा संचालित फातिमा अवैसी कॉलेज भी हाइड्रा की जांच के दायरे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस संचालित तेलंगाना सरकार से AIMIM द्वारा किए गए अतिक्रमणों की जांच कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। इससे MIM नाराज है और आश्चर्यचकित है कि MIM के साथ काफी अच्छे संबंध होने के बावजूद रेवंत रेड्डी हाइड्रा के साथ राजनीतिक जोखिम क्यों ले रहे हैं। जुलाई में अपनी स्थापना के बाद हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण यानी हाइड्रा ने झील के तल पर बने अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया है। अब तक राज्य सरकार द्वारा 40 एकड़ से अधिक भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें अभिनेता नागार्जुन के स्वामित्व वाली एन कन्वेंशन सेंटर भी भूमि और विभिन्न राजनीतिक नेताओं की अन्य संपत्तियां शामिल है। IMD हैदराबाद ने शुक्रवार और शनिवार को तेलंगाना में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रविवार के लिए मौसम विभाग ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD हैदराबाद ने अपेक्षित बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी बारिश की आशंका भी विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD हैदराबाद ने अपेक्षित बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी बारिश की आशंका में विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए भी विभाग ने अपेक्षित आंधी, बिजली, तूफान आदि के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। कल से शुरू होने वाली भारी बारिश 2 सितंबर तक जारी रह सकती है। हैदराबाद में विभाग ने आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। इसने शुक्रवार से 1 सितंबर तक मध्यम भारी बारिश की और गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान लगाया है। वर्तमान दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान तेलंगाना में सामान्य 558.6 मिमी की तुलना में 627.6 मिमी औसत वर्षा हुई है, जो 12% विचलन को दर्शाता है। हैदराबाद में सामान्य 450 मिमी के मुकाबले 511.5 मिमी बारिश हुई है, जो 14% विचलन को दर्शाता है। हैदराबाद में सबसे अधिक विचलन नामपल्ली में देखा गया, जहां सामान्य 445.5 मिमी के मुकाबले 592.6 मिमी बारिश हुई। कांग्रेस विधायक GS पाटिल ने गजेंद्रगढ़ में अहिंदा संघ द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी भड़काऊ टिप्पणियों से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गदग जिले के रोड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक पाटिल ने भारत के राजनीतिक माहौल और बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के बीच समानताएं बताते हुए धमकी दी कि अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की शक्तियों को कम किया गया तो भारत में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लोगों के धावा बोलने की हद तक बढ़ सकते हैं। पार्टी ने यह बयान एक भाषण के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा और उसके नेताओं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। उन्होंने उन पर देश में राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश का नेतृत्व देश को खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी की कि बांग्लादेश की तरह ही जनता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेगी। इस बयान पर भाजपा नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है और विजयपुर के सांसद रमेश जिगाजिनागी ने पाटिल की टिप्पणियों की निंदा की है। जिगाजिनागी ने कांग्रेस नेताओं की बुद्धिमत्ता और समझ की आलोचना की, उन पर राज्य के विकास और योगदान देने में विफल रहने और झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने पाटिल के दावे का भी मजाक उड़ाया, तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व शासन की वास्तविकताओं से दूर है। यह घटना कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के इसी तरह के विवादास्पद बयानों की श्रृंखला में नवीनतम है।
अभिनेत्री मीनू मुनीर की शिकायत के बाद अभिनेता और कोल्लम से सीपीआई-एम विधायक मुकेश एम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केरल पुलिस ने आज बताया कि कोल्लम निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई-एम विधायक अभिनेता मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसी अभिनेत्री की शिकायत पर अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ धारा 354 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जो शील भंग करने के इरादे से संबंधित है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने कल अभिनेत्री का बयान लिया है। मुनीर ने अभिनेता मुकेश एम, जयसूर्या, मनियान पीला राजू और इदावेला बाबू पर फिल्म परियोजनाओं पर उनके सहयोग के दौरान मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए मुनीर ने अपने अनुभवों का विवरण दिया, जिसमें कई तरह के दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने दावा किया कि एक बार जब मैं शौचालय से बाहर आ रही थी, जयसूर्या ने मुझे पीछे से गले लगाया और मुझे जबरदस्ती चुमा भी। उसके बाद इदावेला बाबू ने मेरे साथ यौन संबंध बनाने की अपनी रुचि व्यक्त की। उन्होंने आगे मनियान पीला राजू के साथ परेशान करने वाली बातचीत का वर्णन किया, जिसमें उनके होटल आवास के बारे में अनुचित सुझाव शामिल हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।